हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीवीएल कोचिंग। जी हाँ फ्रेंड्स, आपने थंबनेल सही देखा है। इस वीडियो में हम बिहार पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल का ऑब्जेक्टिव का चैप्टर बाय चैप्टर करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम सेशन चला रहे हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड है। और यह वीडियो जितना भी वीडियो हम बनाएंगे सब वीडियो पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल के लिए बहुत ही यूजफुल है। ऐसे तो यह जो वीडियो है यह क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट का कोशिका से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो पॉलिटेक्निक पारा मेडिकल में 9th 10th और 11th से ही मतलब बायोलॉजी का सवाल आता है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है। सवाल है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता है। सवाल मतलब है, कोशिका में राइबोसोम यदि नहीं हो तो कौन सा कार्य नहीं हो सकता है। तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं हो सकता है, बाकी सब कार्य हो सकता है। प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। कब नहीं होगा? जब कोशिका में राइबोसोम ना होगा तो प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को क्या कहते हैं। जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। और यही सवाल यहाँ पर जंतु कोशिका न कहकर पादप कोशिका कहता तो हम कोशिका भित्ति पर टिक करते, लेकिन जंतु कोशिका है इसलिए कोशिका झिल्ली इसका राइट ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन है, वैसे जीवों की जिनमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं। यानी वैसे जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली ना हो उस जीव को हम क्या बोलेंगे? तो उस जीव को हम द्विगुणित उस जीव को हम प्रोकैरियोटिक जीव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटस जीव बोलेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है। किस प्रकार की कोशिका में बड़ी रसधानी पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा पादप कोशिका। पादप कोशिका में रसधानी की जो लंबाई होती है बड़ी होती है और जंतु कोशिका में रसधानी की लंबाई छोटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन बने होते हैं। तो आप जानते हैं डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, इसलिए जीन जो होते हैं डीएनए के खंड होते हैं, डीएनए के टुकड़े होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका की वृद्धि किसके द्वारा नियंत्रित होती है। मतलब कोशिका की जो वृद्धि होती है किस पर निर्भर करती है? तो केंद्रक पर निर्भर करती है। केंद्रक चाहेगा तो कोशिका में वृद्धि होगी, केंद्रक नहीं चाहेगा तो कोशिका में वृद्धि नहीं होगी। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति तो पेड़ पौधों में होती है और कोशिका झिल्ली जीव जंतु में होती है। लेकिन सवाल क्या है, कोशिका भित्ति कैसी होती है? तो कोशिका झिल्ली भित्ति जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है वह पारगम्य होती है। पारगम्य का मतलब पूरा पूरा पार कर जाता है। अर्ध पारगम्य का मतलब आधा पार करता है और अपारगम्य का मतलब पार ही नहीं करता। लेकिन कोशिका भित्ति से जो कुछ मटेरियल होते हैं वह एक तरफ से दूसरी तरफ पार हो जाते हैं, इसलिए कोशिका भित्ति जो है पारगम्य झिल्ली की तरह कार्य करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बोल रहा है, कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले अनियमित नलिकाओं के जाल को क्या कहते हैं। यानी कोशिका द्रव्य में बहुत सारे जाल की तरफ नलिकाएं बिखरी होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम अंतःपर्दवी जालिका कहते हैं। अंतःपर्दवी जालिका को 2 भागों में बांटा गया है, चिकनी अंतःपर्दवी जालिका और खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका। तो अगला प्रश्न है हमारा है, रंगीन प्लास्टिड को कहते हैं। तो रंगीन जो प्लास्टिड होते हैं उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं, इसको हिंदी में हम वर्णी लवा कहते हैं। इसी के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों के फल फूल में रंग आता है, कलर आता है। अगला प्रश्न है, केंद्रक में पाए जाने वाले गाढ़े द्रव्य को क्या कहते हैं। केंद्रक के अंदर जो गाढ़ा द्रव्य होता है उसको हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी केंद्रक के अंदर जो द्रव्य होगा उसको केंद्रक द्रव्य कहेंगे और कोशिका के अंदर जो द्रव्य होगा उसको हम कोशिका द्रव्य कहेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें कौन चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है।
तो अभी हम ऊपर सवाल देखे थे, कोशिका भित्ति पारगम्य झिल्ली है, बट कोशिका झिल्ली जो है ना चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, क्योंकि ये चयनात्मक का मतलब क्या है, चुन कर पार करता है। पारगम्य झिल्ली का मतलब पूरा पूरा पार कर देता है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली का मतलब चुन कर पार करता है, अधूरा पार होता है। तो कोशिका झिल्ली जो जीव जंतु के शरीर में पाई जाती है वह क्या है, चयनात्मक पारगम्य है, चुन कर पार कराती है। और पेड़ पौधे में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति क्या है, तो सिर्फ पारगम्य है, बिना चुने ही पार करा देती है। तो इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांगों में किसको आत्मघाती थैली कहते हैं या आत्महत्या की थैली कहते हैं? तो लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। लाइसोसोम जो होता है ना, कोशिका का अंदर पाया जाता है, यह कोशिकांग है। इसके अंदर एंजाइम भरा होता है। जब लाइसोसोम फटता है किसी कारणवश, तो इसके अंदर से जितना भी एंजाइम होता है वो बाहर निकलता है और कोशिका को खाकर पाचित कर देता है। इस तरह कोशिका की मृत्यु हो जाती है। यही कारण है कि लाइसोसोम को हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? तो बच्चों हम आपको बता दें कि गैसों का आदान प्रदान विसरण कहलाता है और पानी का आदान प्रदान परासरण कहलाता है। व से वायु, व से विसरण, प से परासरण और प से पानी। तो वायु का आदान प्रदान होगा तो उसको हम विसरण कहेंगे, पानी का आदान प्रदान होगा तो उसको हम परासरण कहेंगे। तो 13 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, विसरण राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब किसी जीवित कोशिका को अति पराशरी विलयन में डाला जाता है तब क्या होता है? अति पराशरी विलयन का मतलब बहुत ही पराशरण दबाव उसका अधिक है। तो क्या होता है, कोशिका संकुचित हो जाती है। कोशिका क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। अगला प्रश्न है, पौधों के मूल द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है? तो अभी हम आपको बताए हैं, व से विसरण, व से वायु, प से परासरण, प से पानी। तो पानी का आदान प्रदान होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, परासरण बोलेंगे। तो 15 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ख। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की ओर। सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो मनुष्य की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका, जिसको हम न्यूरॉन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेल का नामकरण सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सेल का नामकरण, कोशिका का नामकरण सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले कोशिका को देखा था। और इन्होंने कौन सी कोशिका को देखा था? तो पादप कोशिका को देखा था। पेड़ के छाल में पाई जाने वाली कोर कोशिका को इन्होंने देखा था। कोर कोशिका मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है। अगला प्रश्न है, केंद्रक की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने की थी। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन। अगला प्रश्न है, पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? तो पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने जीव द्रव्य की खोज की थी। इसी खोज की थी, जीव द्रव्य की। अगला प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? कोशिका का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत को किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो स्लाइडेन और स्वान नामक दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिकीय सिद्धांत का वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम नोल एवं ई रस्का ने किस चीज का आविष्कार किया? तो हम आपको बता दें, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप का खोज लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो खोज की थी वो दो वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, एम नोल और ई रस्का। इसलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। हाँ फ्रेंड्स, सिंपल माइक्रोस्कोप किसी वस्तु को 10,000 गुना बड़ा करके दिखलाता है
वहीं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किसी वस्तु को 1,80,000 गुना बड़ा करके दिखाता है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जीव द्रव्य सम्मिलित रूप से बना होता है, मतलब जीव द्रव्य जो होता है वो किसका बना होता है? तो कोशिका द्रव्य एवं केंद्र के मिलने से जीव द्रव्य का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो कोशिका झिल्ली जो होती है लिपिड एवं प्रोटीन दोनों के मिलने से बनी होती है। तो बढ़ते हैं, इस तरह हम आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सवाल है, पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। सवाल है, पौधों की कोशिकाओं को आकृति कौन प्रदान करता है? तो इसका राइट ऑप्शन सेल्यूलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल्यूलोज हो जाएगा। सेल्यूलोज एक कार्बनिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं, यानी झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में पाए जाते हैं? तो झिल्ली युक्त जो कोशिकांग होते हैं वह यूकारियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। राइट ऑप्शन ख हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की झिल्ली नहीं होती है? किसी प्रकार की झिल्ली, इसमें किसमें झिल्ली नहीं होगी? तो वायरस जो है, विषाणु जो है, विषाणु में कोशिका झिल्ली नहीं होती है। विषाणु के बाहरी तरफ पर, बाहरी सतह पर कोई झिल्ली नहीं होती है। झिल्ली न होने के कारण ही विषाणु को हम निर्जीव की श्रेणी में रखते हैं, सजीव नहीं है, निर्जीव है। अगला प्रश्न है, अंतःपर्दवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। सवाल है, अंतःपर्दवी जालिका की बाहरी झिल्ली के ऊपर क्या होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं? राइबोसोम। अगला प्रश्न है, वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है, तो वह जो भाग लेती है वह चिकनी अंतःपर्दवी जालिका में भाग लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम किसका बना होता है? तो राइबोसोम आरएनए प्रोटीन का बना होता है। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड, इसलिए इसका राइट ऑप्शन आरएनए के प्रोटीन से ही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहा स्क्रीन पर। सवाल है, गोलोजी उपकरण नहीं पाए जाते हैं, मतलब किस कोशिका में, किस तरह की कोशिका में गोलोजी उपकरण नहीं पाए जाते हैं? तो प्रोकैरियोटिक लाल रुधिर कोशिका, नीलहरित शैवाल। राइट ऑप्शन घ हो जाएगा। इनमें से सभी में गोलोजी उपकरण नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना किसमें होती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोलोजी उपकरण। क्या हो जाएगा? गोलोजी उपकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कोशिकांगों में ER संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है, तो कौन भेजता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा गोलोजी उपकरण इस काम को अंजाम देता है। अगला प्रश्न है, लाइसोसोम को सबसे पहले किसने देखा था? तो लाइसोसोम को सबसे पहले क्रिस्चियन डी डवे नामक वैज्ञानिक ने देखा था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान एवं वायरस से रक्षा करने वाले कोशिकांग को हम क्या कहते हैं? मतलब सवाल है, जीवाणु एवं विषाणु से रक्षा करने वाले कोशिकांग को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लाइसोसोम कहते हैं। यदि लाइसोसोम हमारा पावरफुल होगा तो जीवाणु और विषाणु का प्रभाव हमारे शरीर पर कम पड़ेगा और हमारा शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? तो क्रिस्टी जो होते हैं वह माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कोशिका का ऊर्जा गृह, बिजली घर या पावर हाउस भी कहते हैं। कोशिका को ऊर्जा की आपूर्ति इसी से होती है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई होप आपको सही प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं, तो कहाँ मौजूद होते हैं? श्वसन से जो रिलेटेड एंजाइम होते हैं वो कहाँ उपस्थित होते हैं? तो वे माइटोकॉन्ड्रिया गुहा मैट्रिक्स में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, रंगहीन मतलब रंग नहीं है एवं सफेद प्लास्टिड को हम क्या कहते हैं? तो उसको हम
ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, इसको हिंदी में अवर्णी लवक कहते हैं। 3 प्रकार के लवक होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। तो वर्णी लवक फल फूल में रंग लाता है, अवर्णी लवक जो होता है रंगहीन होता है, और हरित लवक जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है जो पत्ती का रंग हरा होता है, और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए भी काफ़ी अनिवार्य है। तो आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के भीतर पाए जाने वाले तरल युक्त गुहा को हम क्या कहते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा एस्ट्रोमा कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्ट्रोमा। इसी में एस्टोमाटा होता है जिसको हम रंध्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाइलैक्वाइड्स समूह को हम क्या कहेंगे? तो थाइलैक्वाइड्स समूह को हम ग्राना कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्राना। 25 नंबर क्वेश्चन है प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया में क्या समानता है? तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में समानता यही है डीएनए उपस्थित होते हैं, दोनों में हाँ होते हैं, राइबोसोम भी होते हैं, दोहरी झिल्ली से घिरी संरचना होती है, इनमें सभी जो होगा राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाली झिल्ली को हम क्या कहते हैं? तो सवाल है कोशिका के रसधानियों को चारों ओर से घेरने वाले झिल्ली को हम क्या कहेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा टोनोप्लास्ट कहेंगे। क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। अगला प्रश्न है तारक रश्मियाँ किस कोशिकांग से संबंधित है? तो तारक रश्मियाँ जो है वह सेंट्रोसोम से संबंधित है। अगला प्रश्न है केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थ का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का जो आदान प्रदान होता है वह केंद्रक छिद्र द्वारा संभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक द्रव्य में पाई जाने वाली महीन धागों के जाल को हम क्या कहेंगे? तो उसको हम क्रोमैटिन जालिका कहेंगे। इस तरह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाने वाले क्रोमैटिड पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा केंद्रकाय बोलेंगे। इस तरह हम लाइन बाय लाइन चैप्टर के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे जो कि पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल के लिए बहुत ही अनिवार्य हैं। ऐसे ही मेरे लगातार वीडियो पर बने रहिए और मेरे वीडियो से लाभ उठाइए। इस वीडियो का आप पूरा बढ़िया से देख लेंगे, याद कर लेंगे तो कोशिका से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल में आपका वो पूरा क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।